मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर चैप्टर सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एकीकृत चिट्ठा एवं लाभ हानि विवरण क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के समस्त अंश अंडरलाइन कर ले। तो होल्डिंग 100% है। 1 अक्टूबर 2018 को 5,60,000 रुपए की लागत पर खरीदे। तो 1 अक्टूबर का मतलब हो गया 6 महीने तो प्री के और 6 महीने पोस्ट के हो जाएगी। 31 मार्च 2019 को दोनों कंपनियों के चिट्ठे इस प्रकार से थे। तो आपके इस प्रकार से बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल आपके है इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच है। तो 50 का भाग देने से आपके नंबर ऑफ शेयर आएगा। तो 2,50,000 में 50 का भाग दे दो तो कितना आता है? 5,000 शेयर इसके पास है। जनरल रिजर्व दे रखा है आपके पास, P&L दे रखा है दोनों का, और क्रेडिटर दे रखा है। तो तीन चीजें आपके और है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर ये रहा 5,000 इक्विटी शेयर। तो सारी है ना, तो 100% होल्डिंग हो गया। और ये आपके हो गया COI, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे बाद में CBS में नहीं लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक, डेटर और बैंक सामान्य है। कोई दिक्कत है जो इसमें? अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू। अब यहां से यहां तक का जो पॉइंट है वो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देखें, हिंदी मीडियम वाले मेरे साथ पढ़ें। इसमें दिया है आपको निम्न सूचनाएं दी जाती हैं। पहला पॉइंट, 1 अप्रैल 2018 को वाई लिमिटेड के क्रेडिट शेयर्स इस प्रकार से थे। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जनरल रिजर्व का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और लाभ हानि यानी P&L का भी आपके ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार जनरल रिजर्व आप देखें, अभी बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 12,000 ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जबकि ये था कितना? 10,000। तो 2,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिखा रहा है। 2,000 बढ़ा मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये अपने को प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। और P&L जो है वो आपके ओपनिंग 1,40,000 दिखा रहा है, जबकि अभी कितना है? बैलेंस शीट देखो, 1,75,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस 78,78,000, तो इन दोनों का जो अंतर है वो करंट ईयर प्रॉफिट हो जाएगा। अब आगे, वाई लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान 16% वार्षिक दर से अंतरिम लाभांश दिया गया। तो अब देखो, 16% डिविडेंड का जो समायोजन है, हम तीसरी बार आ रहा है हमारे सवाल में। तो जैसे पहले किया था वैसे ही इस बार भी किया जाएगा। 4 जगहों पे इनका समायोजन किया जाता है, तो वो आएगा। भुगतान किया गया। तो 16% किस पे निकालोगे? वाई लिमिटेड की कैपिटल कितनी है? जल्दी से देखो। दो 2,50,000। इसका 16% कितना होता है? तो 40,000। इसको संख्या में बदल लेना चाहिए, हाथों हाथ ही 40,000 डिविडेंड हो गया। तो कल के सवाल के सिमिलर हो गया, तो कल सीधा संख्या दे रखी थी, तो अपना सेम सवाल हो गया। अब थर्ड, एक्स लिमिटेड के लेनदारों में 30,000 रुपए वाई लिमिटेड से क्रय के संबंध में शामिल थे, जिन पर बाद वाली कंपनी ने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाए। तो अंडरलाइन कर ले, विक्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट पे दिया हुआ होता है, आज सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, तो सीधा सीधा 25% निकल जाएगा, जिसको हम 25/100 बोलते हैं। तो और एक्स लिमिटेड के लेनदारों में 30,000 रुपए वाई लिमिटेड से क्रय के संबंध में थे, जिन पर बाद वालों ने 25% कमाया। अब आगे देखो क्या है। एक्स लिमिटेड के स्टॉक में उपरोक्त क्रय में शामिल 15,000 रुपए का माल सम्मिलित है। तो स्टॉक में 15,000 है, तो 15,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 15,000 का 25% निकालेंगे तो कितना होता है? 3,750। ये आपका क्या चीज कहलाती है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। भाई, भेजा उसने कितना कितना बेचा वो बाद की बात है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक में होता है, तो स्टॉक तो 15,000 ही है। और स्टॉक किसका है? एक्स का। एक्स के स्टॉक में, तो इसका मतलब बेचा किसने? वाई ने। सब्सिडरी कंपनी कौन है? वाई सब्सिडरी कंपनी है ना, तो इसके दो हिस्से होंगे, होल्डिंग और MSI। सही है ना? आगे, और ये पॉइंट यहां तक के पूरे सवाल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो पीछे नहीं पड़ा हुआ है। सारे पॉइंट हमारे पहले आ चुके हैं।
तो आप आगे देखें, एक्स लिमिटेड के लाभ हानि के विवरण में वाई लिमिटेड से प्राप्त 16% वार्षिक दर पर आंतरिक लाभांश सम्मिलित है। ये लाइन लिखता है तो हम सम्मिलित मानते ही हैं, अगर ये नहीं लिखता तो भी हम सम्मिलित मानते हैं, इसीलिए इसे सीपी में से घटाते हैं। याद होगा हमने पीछे सवाल में किया। तो इस पॉइंट का कोई विशेष मतलब नहीं है, पहले नहीं था तब भी हमने ऐसा ही माना था, अब है तो भी हम ऐसा ही मान रहे हैं। एकीकृत चिट्ठा बनाइए। एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर 2004 में आपके आया हुआ है, उदयपुर 1999 में आया हुआ है, जोधपुर 1998 में आया हुआ है और शेखावटी यूनिवर्सिटी 2019 में आया हुआ है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। गुडविल का आंसर 1,20,000 दिया हुआ है। बैलेंस शीट की टोटल 17,76,000 दे रखी है, 17,46,750। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन एक बार आप रीड कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हम कर चुके हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आप यहाँ पे लिखें, होल्डिंग कंपनी अनुपात एमएसआई। तो इस बार 100% होल्डिंग कंपनी के पास है, एमएसआई नील है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें एमएसआई की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। नंबर 2, प्री अनुपात पोस्ट। तो ये आपके 6 महीने आता है ना, 6 6 महीने। तो 6 महीने और 6 महीने, तो आप इसे क्रॉस करके क्या कह सकते हो, 1:1 हो गया प्री और पोस्ट का अनुपात। नंबर 3, डिविडेंड। तो डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया, 2,50,000 का 16% कितना होता है, 40,000। इस डिविडेंड के दो हिस्से किए जाते हैं, होल्डिंग कंपनी और एमएसआई। तो यहां पे भी दो हिस्से मैं कर देता हूं, होल्डिंग कंपनी और एमएसआई। तो एमएसआई तो नील है, तो सारा का सारा 40,000 किसका हो गया, होल्डिंग कंपनी का हो गया। इसके दो समायोजन किए जाते हैं, एक COI कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से घटाया जाता है और सीपी में से घटाया जाता है, सही है। और ओपनिंग पी एंड एल कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 1,40,000, उसमें से ये 40,000 घटाया जाता है, तो नया जो आपका ओपनिंग बैलेंस आता है वो कितना हो जाता है, 1,00,000। ये ओपनिंग पी एंड एल हो गया। अब आप देख लो, मैंने 3 सवाल कराए हैं, तीनों में ये की तरीका अपनाया, कोई चेंज नहीं किया है। याद हो गया ना अब आप लोगों को ये चीज। अब अपना मेन सवाल करेंगे। अब इसमें प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन और कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सवाल है। तो अब अपना चौथा पॉइंट सीधा ले लो, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, यानी सब्सिडरी कंपनी। अब एस लिमिटेड यहां पे वाई है, तो ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में देखो कितना दे रखा, पी एंड 1,78,000। नया ओपनिंग हमने कह दिया कि भैया 1,00,000 है, तो घटाने पर 78,000। एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो वो हमने कहा 2,000 है, सही है। दोनों की टोटल लगा लो, यहाँ पे लिख दो 80,000। कोई दिक्कत कर रहा है। अब एक चीज और आपको समझा दूं जो आपके काम आएगी, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल करोगे ना, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, ये सवाल में आपको ऐसे बैलेंस शीट की पी एंड एल बनाया हुआ दिया जा सकता है। वो इसमें लिखेगा कि भैया ओपनिंग बैलेंस इधर लिखो आपके, कितना है ओपनिंग बैलेंस, बाय ओपनिंग बैलेंस 1,40,000।
टू क्लोजिंग बैलेंस 1,78,000, टू जनरल रिजर्व 2,000, टू डिविडेंड 40,000 और बाय करंट ईयर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो इधर का टोटल लगाओ कितना होता है? 2,20,000, इधर भी 2,20,000, तो अंतर कितना आया? 2,20,000 में से 1,40,000 घटाओ 80। सही है? कौन सा अच्छा लग रहा है सर? अब वही याद हो गया तो वही अच्छा लगेगा ना। सही है, लेकिन समझ में आ गया? अगर आप एग्जाम्पल में ऐसा देखो तो घबराना नहीं है, उसको देख के समझना है कि जो चीज हम लेस कर रहे हैं वो इधर टू में लिखी हुई है। सही है ना? जो हम लेस करते हैं वो इधर टू में लिखी हुई है और कुछ नहीं, बस इतना सही अंतर है। जनरल रिजर्व जोड़ते हैं, इससे सारी चीजें नहीं है डिफरेंस। ये तो जोड़ा और ये घटाया था, तो ये तरीका एक अपना अलग तरीके से चलता है, ये अकाउंट वाला तरीका अलग चलता है, पर संख्याएं वही काम में आती है, ये बात जरूर है। इसको मिटा दूं क्योंकि हमारे सवाल में इसकी कोई जगह नहीं है, हमें तो एक चीज से इसको करना है। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है, आप लोग एग्जाम्पल घर पे कर रहे हैं, आपको पता ही है इतनी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। छठा, अच्छा इस प्रॉफिट के कितने टुकड़े होंगे? दो टुकड़े होंगे, प्री और पोस्ट। तो प्री और पोस्ट दो हिस्से करो, कितना आता है? 40,000। ये तो नेटवर्थ में चला जाएगा। और पोस्ट का कितना है? 40,000। ये किस में चला जाएगा? सीपी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप इसके दो टुकड़े करोगे, होल्डिंग और एमएसआई। होल्डिंग 100% है, एमएसआई निल है, तो लिखा नहीं इस बार, सीधा 100% होल्डिंग का हुआ और उसे सीपी में क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। सही है? बस इतना ही करना है, आगे बढ़ जाओ। पांचवा पॉइंट क्या है? नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, यानी सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम यहां पे है वाई लिमिटेड। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आपके दिया हुआ है 2,50,000। फिर ऐड करते हैं ओपनिंग जनरल रिजर्व, कितना है? हाँ बेटा, 10,000। फिर ओपनिंग पी एंड एल 1,00,000। फिर उसके बाद में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो टोटल आ जाएगा। ये NW हो गया नेटवर्थ। इस नेटवर्थ के दो हिस्से करेंगे, है ना? अब यहाँ पे नेटवर्थ के दो हिस्से करने की जरूरत नहीं है, ये 100% किसका है? होल्डिंग कंपनी का, तो इसका सीधा नीचे लिख दो, कैपिटल गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। थोड़ा सा आसान कर सकते हैं ना, अब तो इतने सवाल कर चुके हैं, तो सीधा 6th पॉइंट आ जाएगा, गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस डिविडेंड माइनस नेटवर्थ ऑफ एच। इस बार एक ही लाइन में मैंने फॉर्मूला ले लिया, सही किया। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चों, बताना?
5,60,000। इसका डिविडेंड कितना है? 40,000। घटाना है ना? कल हम इधर साइड में घटाते थे फिर उसको करते थे ताकि फॉर्मूला चेंज नहीं हो। आज फॉर्मूला भी चेंज कर दिया अभी। सीखने का यही तरीका है, धीरे धीरे और छोटा करते जाओ उसको। माइनस नेटवर्थ इसकी है 4 लाख। बताओ क्या आता है? 1,10,000 प्लस का 1,20,000। ये आपकी गुडविल हो गया। आंसर आ गया ना बच्चों? देखो, कोई दिक्कत भी आ रही है बच्चों? आसान है ये। फॉर्मूला याद कर लोगे ना भाई? आज इस बार हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से पहले डिविडेंड सीधा ही घटा दिया और उसी में से नेटवर्थ घटा दिया, तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट, 7वां पॉइंट। एमएसआई नील है तो सीधा सीपी लिखो, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो उसमें एक नंबर होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट। तो होल्डिंग का पी एंड एल कितना दे रखा है बच्चों? हाँ, 4 लाख। नंबर 2 पीएपी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, 40,000। टोटल 4,40,000 माइनस डिविडेंड 40,000। सही चल रहा है? सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो आया कितना? 4 लाख। लेस क्या करोगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना है? अब इसमें सारा ही होल्डिंग कंपनी का है तो दो हिस्से करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना? 3,750। घटाने पर 250। ये आपका सीपी आ गया। ये लाइबिलिटीज में जाएगा, ये एसेट्स में जाएगा। दो ही चीजें हैं इस बार। एमएसआई नहीं है तो छोड़ दो। बैलेंस शीट बनाओ बच्चों। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन केवल एक है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं है। तो लिखो, ऊपर हेडिंग लिख दो सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक नंबर लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की 7,50,000। नंबर 2, उसके बाद में क्या लिख रखा है? जनरल रिजर्व कितना है? लिखें जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का है ना, 4,75,000। फिर उसके बाद में नंबर 3, हाँ बच्चों, सीपी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 7, कितना? 3,96,250। फिर नंबर 4, एमएसआई है नहीं इस बार तो केवल क्या है? क्रेडिटर है। सही है ना? तो क्रेडिटर में एच प्लस एस माइनस म्यूचुअल ट्रांजैक्शन 30,000 दिया हुआ था ना प्रश्न में कि डेटर 30,000 शामिल है क्रेडिटर के, तो घटा दो। कितना आता है? 1,25,500। टोटल लगा लो, एक लाइन छोड़ के टोटल लगा लिया करो। कितना आता है? 17,43,000 46,750। आंसर दिया हुआ है आपके टोटल। अब इधर एसेट्स में नंबर 1 क्या है बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग एच प्लस एस करना है खाली, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों जोड़ दो। कितना है? 6,65,000। नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें भी कोई चीज चेंज नहीं है, पी एंड एम एच प्लस एस 2,85,500। नंबर 3, गुडविल
वर्किंग नोट नंबर छठा कितना, 1,20,000। और नंबर 4, अब आपके करंट में आ जाएगा स्टॉक, डेटर और कैश। तो स्टॉक में एच प्लस एस माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 3,750। सॉल्व करें, इसे कितना आता है? उसके बाद में पांचवा पॉइंट स्टॉक डेटर। तो डेटर में एच प्लस एस माइनस म्यूचुअल ट्रांजेक्शन 30,000, 1,89,000, 89,90। और उसके बाद में छठा पॉइंट कैश, उसमें एच प्लस एस 2,20,000 टोटल लगाएंगे। तो टोटल वही आएगी जो ऊपर आई थी, 17,46,750। चेक कर लो, सही है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये सवाल पेपर में आया हुआ है तो आपको अंदाज भी लग गया कि कितना सवाल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इस पे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। इसमें दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 को हॉट लिमिटेड ने शॉर्ट लिमिटेड के 80% इक्विटी अंश और 30% अधिमान अंश, तो इस बार इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो तरह के शेयर खरीद रखे हैं उसने, और 80% और 30% है। अब पहला प्रश्न तो यही आता है कि सर 30% जो प्रेफरेंस शेयर है उसका क्या करना है। तो पहली बात, सवाल में इसका कोई बहुत महत्व बड़ा नहीं होगा, होल्डिंग तो 80% ही रहेगा, क्योंकि होल्डिंग जो है वो तय करता है आपका इक्विटी शेयर, क्योंकि मालिक तो इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर उसका एक पार्ट है। तो जहां जहां प्रेफरेंस शेयर आएगा उसको हम आज स्टार करके नोटिंग में ले लेंगे लास्ट में कि ये सारी चीजें प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करना है। क्रमशः 1,95,000 और 30,500 में खरीदा। तो ये देखो सीओआई यहीं पे दे दिया, 1,95,000 में इक्विटी शेयर खरीदे थे और 30,500 में क्या खरीदा था, प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सीओआई, ये भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये इक्विटी शेयर का सीओआई है, ये प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंश अधिग्रहण की तिथि को शॉर्ट लिमिटेड के लाभ हानि का विवरण 4,000 था, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया पी एंड एल ओपनिंग। तारीख कौन सी है, 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल है तो प्री का तो हो गया आपका नील और पोस्ट का हो गया ऑल। ये भी बात समझ में आती है। तो ओपनिंग पी एंड एल आपका दिया हुआ है 4,000 तथा सामान्य संचय 30,000 रुपए का शेष था, तो ये ओपनिंग जनरल रिजर्व भी है। तो जो बात हमेशा प्रश्न में पीछे दे रखी होती थी आज इसमें आगे दे रखी है। दोनों कंपनियों के चिट्ठे 31 मार्च 2019 को इस प्रकार से थे। तो बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखें, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले हैं तो 100 का भाग देते तो कितना आता है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है। और वैसे परसेंटेज कितना कितना दिया हुआ था, 30 तो था होल्डिंग कंपनी के पास, और एमएसआई के पास कितना हो गया, 70%। सही है ना ये बात भाई। ऑब्वियस है हमारे पास 30% है होल्डिंग कंपनी के पास, तो 70% किसका हो गया, एमएसआई। तो 70% एमएसआई में जुड़ेगा और होल्डिंग का उसके इसमें सीओआई में आएगा, वो भी हम सीखेंगे। जनरल रिजर्व ओपनिंग दिया हुआ था कितना, 30,000, क्लोजिंग कितना दे रखा है, बढ़ गया है ना। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना आ गया, वो अपने को प्लस करना है 10,000 का। सही है, देखते पता होना चाहिए कि अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग का अंतर। पी एंड एल आपके ये तो होल्डिंग का है, सब्सिडरी का 39,000 है, ये क्लोजिंग है ना। ओपनिंग कितना दिया हुआ था, 4,000 दे रखा था। तो 4,000 और 39,000 का अंतर जो है वो करंट ईयर प्रॉफिट यानी 35,000 करंट ईयर प्रॉफिट होता है। आगे क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा सवाल है। उसके बाद में अब आप देखें एसेट साइड में, सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंजिबल नील है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपके
COI हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। इक्विटी शेयर 1,95,000 रुपए में खरीदे थे और प्रेफरेंस शेयर 30,500 में खरीदे थे। और करंट एसेट्स एक ही सिंगल नेम में दे दिया तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, CBS बनाते समय दोनों को जोड़ देंगे। एकीकृत चिट्ठा तैयार कीजिए यह मानते हुए कि 1 अप्रैल 2019 को अधिमान अंशों का लाभांश बकाया नहीं था, मतलब पेड कर दिया गया है। बीकानेर यूनिवर्सिटी 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। आंसर में गुडविल, MSI और बैलेंस शीट दे रखा है। फिर बच्चों सबसे पहले नंबर 1 आप लिखें, होल्डिंग कंपनी अनुपात MSI, तो वो आपके 80% और 20% होगा। इक्विटी शेयर ही होल्डिंग को निर्धारित करती है। नंबर 2 प्री और पोस्ट, तो 1 अप्रैल 2018 को खरीदा था तो प्री तो हो गया निल और पोस्ट हो जाएगा ऑल, दो बातें हो गई। अब उसके बाद में नंबर 3, थर्ड नंबर पे अपने को करंट ईयर प्रॉफिट की आवश्यकता होगी। डिविडेंड का प्रश्न में प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड देने की बात कही भी है ना। तो सबसे पहले तो अपने करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो करंट ईयर प्रॉफिट में आपके लिखें करंट ईयर प्रॉफिट, तो इसमें आपके क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। तो 39,000, 39,000 माइनस ओपनिंग दे रखा है 4,000, तो कितना आता है 35,000। सही है। अब इसके बाद में अपने प्रश्न में दे रखा है जनरल रिजर्व, तो ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पहले कितना था 30,000, बाद में हो गया 40,000, तो इसका मतलब 10,000 हमने P&L से निकाला था, तो ये 10,000 वापस जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 45,000, 45,000। ठीक है। ये जो प्रॉफिट है 45,000, इसमें से लेस कर दो, डिविडेंड दिया था ना प्रेफरेंस शेयर पे, तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना दिया है, लेस PS डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे लिखा हुआ होता है, कितना लिखा हुआ है देखो, 10% प्रेफरेंस शेयर ऐसा लिखा है, 1,00,000 रुपए के हैं, है ना। तो 10% ऑफ 1,00,000 कितना होता है बेटा, तो 10,000 घटा दो, तो घटाने पर कितना आता है 35,000। ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो पोस्ट का प्रॉफिट है। इस बार हम दो हिस्से नहीं करेंगे, प्री नील पोस्ट सारा, तो इस बार कर दिया पोस्ट का सारा हो गया। पोस्ट के कितने हिस्से होते हैं, हाँ बच्चों, दो हिस्से करो, होल्डिंग और MSI। तो होल्डिंग और MSI दो हिस्से करने हैं, तो होल्डिंग कंपनी का कितना आता है और MSI का कितना आता है 28,000 और 7,000। सही चल रहा है सारा। ये CP में प्लस हो जाएगा और ये MSI में प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों। 80% और 20%, ये सारी चीजें अब नॉर्मल है हम लोगों के लिए। नयापन इसमें डिविडेंड का था, उसको स्टार लगा लेना। जो चीज नहीं आती है ना किसी भी सवाल में, उसको स्टार लगा दिया करो ताकि याद रहे कि अच्छा ये याद रखना है इस सवाल के लिए। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या होता है, नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ S लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी। तो नेटवर्थ के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। याद हो गया अब तो अपने को कि नेटवर्थ नाम आते इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो पहले। कितनी, सब्सिडरी कंपनी की लिखनी है 2,00,000। फिर ओपनिंग जनरल रिजर्व
ओपनिंग जनरल रिजर्व 30,000, फिर प्लस ओपनिंग P&L 4,000, टोटल लगा लो क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है नहीं। कितना आता है? 2,34,000। ये आपके NW हो गया। नेटवर्थ के दो हिस्से होते हैं, होल्डिंग कंपनी और MSI में 80% और 20%। होल्डिंग कंपनी और MSI बताओ कितना कितना होता है? 1,87,200। और दूसरा 46,800। ये कहाँ चला जाएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना में चला जाएगा और ये MSI में प्लस हो जाएगा। सही चल रहा है सारी चीजें? अब यहां तक आप देखो, प्रेफरेंस शेयर के नाम पे अगर हमने कोई समायोजन किया है तो वो सिर्फ डिविडेंड का किया है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड उसने कहा कि दे दिया गया है तो दे देते हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो देने के लिए हमने लेस कर दिया उसमें। अब आप 5th पॉइंट लिखेंगे नेटवर्थ, यहां पे भी प्रेफरेंस शेयर आएगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व लिखें, गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की गणना जब हम करेंगे तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस NW ऑफ H। अगर प्लस में आए तो गुडविल और यदि माइनस में आए तो कैपिटल रिजर्व। ये फॉर्मूला है इसका हमारे पास। तो इस बार आप यहां पे लिखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिख दिया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम दो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। नंबर 1 नेटवर्थ ऑफ, सॉरी नेटवर्थ तो बाद में आएगा। नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल, उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? COI 1,94,000। नंबर 2 हमने प्रेफरेंस शेयर भी खरीदे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कितने के खरीदे थे? तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सही है ना? कितना है बच्चों? 30,500। तो प्रेफरेंस शेयर कहां पे काम आया ये भी हम समझ रहे हैं बराबर। हमेशा क्या होता था, केवल इक्विटी शेयर का ही लेते थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस बार हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का लिया। टोटल लगाओ कितना होता है? 2,25,000 लेस, घटाते क्या है? नेटवर्थ ऑफ H लेस नंबर 1 नेटवर्थ ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना है भाई? 1,87,200, ब्रैकेट में लिख दो, घटाना है इसलिए, और 2 नंबर पे घटाएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये आपके क्या होता है, नॉमिनल प्राइस जो होती है ना वो होता है। तो 1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर था, है ना? तो 1,00,000 का 30% कितना होता है? 30,000। तो इसकी जो हमारी नेटवर्थ है, वैल्यू है, वो 30,000 होगी। प्रेफरेंस शेयर में बच्चों नेटवर्थ कैलकुलेट नहीं करते हैं। प्रेफरेंस शेयर की तो जो शेयर कैपिटल होती है ना वो ही उसकी नेटवर्थ होती है, समझ में आया? जैसे ऊपर हमने लिखा ना नेटवर्थ ऑफ H, इक्विटी शेयर के लिए लिख दिया, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में नेटवर्थ जो होती है ना उसकी नॉमिनल प्राइस ही होती है। तो नॉमिनल प्राइस 1,00,000 था, 1,00,000 का 30% कितना हो गया? 30,000। अब आप इसे घटाएंगे तो 8,300 क्या आता है, प्लस या माइनस? प्लस। तो 8,300 गुडविल हो गया। आंसर दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रेफरेंस शेयर समझ में आया बच्चों? प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि सर ये नया है,
ये नया है। प्रेफरेंस शेयर कैसे करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे? एमएसआई। एमएसआई में भी आपके सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखते हैं? नेटवर्थ ऑफ एमएसआई कितनी है? 46,800। नंबर 2, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एमएसआई कितना है? 7,000। अब ये दो तो हमेशा ही लिखते हैं। तीसरा इस बार आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 70%, तो कितना हो जाएगा? 70,000। सही है। और नंबर 4 लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी तो इससे 70% मिला था, तो 70,000 का 10%, टोटल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमने 1,10,000 निकाला था, तो 10,000 का 70% कितना हो गया? 7,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? सही चल रहा है। यहां पे भी नयापन हमने नोट किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग कंपनी के तो थे ही, है ना, और प्रेफरेंस शेयर एमएसआई के भी हैं, तो दोनों के ही होंगे। टोटल लगाओ, 1,30,800। ये आंसर भी दिया हुआ है एमएसआई। ये तो एसेट्स में लिखा जाएगा, ये लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। और 7वां पॉइंट सीपी, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो सीपी में आपके सबसे पहले नंबर 1 P&L ऑफ एच कंपनी। खुद का P&L कितना है इसका? 1,00,000। नंबर 2 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 28,000। और नंबर 3, ये स्टार लगा लो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। कितना होता है? हाँ बच्चों, 30% ऑफ 10,000, 3,000। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का टोटल कितना था? 10,000 था, तो इसके हिस्से में कितना आएगा? 3,000। टोटल कितना आ गया इसका? 1,31,000। ये आपके लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? इस सवाल को 2 बार 3 बार करोगे तो कौन सी चीज कहां लिखनी है ये याद हो जाएगा, और वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? टोटल लगाए, सीबीएस बना लो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सीबीएस नंबर 1, सीबीएस में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एच कंपनी का कितना है? 10,00,000। नंबर 2, हाँ, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? ये भी एच कंपनी का। आप देखो प्रेफरेंस शेयर एच कंपनी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उसके शेयर है ही नहीं। अपनी कैपिटल होती तो लिखता, वो तो इन्वेस्टमेंट होता है। नंबर 3, जनरल रिजर्व के बाद में सीपी, कंसोलिडेट प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 7 कितना? 1,31,000। नंबर 4, सीपी के बाद में एमएसआई, वर्किंग नोट नंबर कितना? 6।
टोटल 1,30,800। और उसके बाद में नंबर 5 क्रेडिटर, तो H प्लस एस दो ही चीज है खाली, और कुछ है ही नहीं। तो कितना है? 2,77,000। टोटल लगाए इधर का, आंसर दिया हुआ है 18,38,800। ये आपका आंसर दिया हुआ है। अब एसेट साइड लिखेंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है क्या, या एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स लिख दो, कोई नहीं। तो फिक्स एसेट्स कितनी है? तो H प्लस एस करना है। दोनों की जोड़ के बता रहे हो? 11 लाख यहां पे लिखेंगे। और नंबर 2 करंट एसेट्स, H प्लस एस 7,30,500। और गुडविल कितना है? वर्किंग नोट 8,300। टोटल लगाओ 18,38,800। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई और आपका मेन आंसर यही होता है। अगर ये सही है तो 20 में से 20 नंबर पूरे मिलेंगे।